अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा रिजवी एंड वेलकम टू अनदर एक्सप्लेनर। आज इस एक्सप्लेनर में हम लोग दुनिया में होने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का उसके ऊपर थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तमाम एस्पेक्ट्स से और तमाम डोमेन्स में ये जो इवेंट है, जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ईरानियन प्रोटेस्ट्स दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। उसकी थोड़ी सी बैकड्रॉप, ये प्रोटेस्ट किस तरह डिफरेंट हैं जो पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ईरान के अंदर काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड देन फाइनली इसकी इकोनॉमिक डोमेन, जो कि आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो इकोनॉमिक डोमेन है, ये इन प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रही है फर्दर। तो प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुए हैं, वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो महासा अमीनी, 22-year-old गर्ल, उसको उस जो मोरालिटी पुलिस थी अरेस्ट किया, और एलिगेशंस ये हैं कि बिकॉज शी वाज बीटन टू द हेड एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ द इंजरीज। The government says that she suffered a heart attack, that is why she died, and they also released a video of her collapsing in the police station. But whatever the point is, we need to really dissect what is happening in Iran, and I would like to highlight and stress that it isn't this issue only that has been the cause of this protest. There is a lot going on that is giving impetus to the current movement against the government. इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 2017 से अभी तक हर साल एक मेजर प्रोटेस्ट ईरान में हुआ है। अब इस प्रोटेस्ट और दूसरे जो पहले प्रोटेस्ट हो चुके हैं, उनमें फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क है वो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है। जो प्रोटेस्टर की डिमांड पहले थी वो किसी स्टैंड अलोन इशू पे होता था, इकोनॉमिक्स के ऊपर, फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, फूड प्राइसेस के ऊपर, कोई पॉलिटिकल इशू हो गया, कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्टिविज़म के ऊपर। बट अब, और उसके स्लोगन्स डिफरेंट थे, उनकी डिमांड्स डिफरेंट थी। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट है, इस बार जो मूवमेंट्स हैं, इस बार जो डेवलपमेंट है, उनमें तमाम प्रोटेस्टर्स की एक ही डिमांड है, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, रजीम चेंज। वो कहते हैं कि अभी ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मैनर्स, जो भी इनके द मैनरिज्म ऑफ डूइंग द गवर्नमेंट, जिस तरह ये गवर्नमेंट चलाते हैं, द वे ऑफ इट, ये बदलना चाहिए। ये एक शहर से शुरू हुआ, पूरे ईरान के अंदर फैल चुका है। इसके अंदर ऑयल वर्कर्स भी शामिल हो गए हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है? क्योंकि ईरान की हिस्ट्री में ऑयल वर्कर्स ने जब स्ट्राइक किया तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमें पता है कि ईरान की इकॉनमी में ऑयल एंड गैस का ही सबसे मेन किरदार है, तो ऑयल वर्कर्स का इसमें शामिल होना कैन कॉज फर्दर ट्रबल। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक बैकड्रॉप बताऊँ। इकोनॉमिक बैकड्रॉप, और क्यों मुझे लगता है, मतलब वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस हैपनिंग राइट नाउ, बीइंग आस्क्ड राइट नाउ, कि क्या ये रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है? आई थिंक येस। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और आप इसकी ईरान की इकॉनमी को देखें, तो रशिया से पहले ईरान दुनिया की सबसे ज़्यादा सैंक्शनड कंट्री था। मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं। अभी राइट नाउ ईरान में जो इन्फ्लेशन 30% के करीब है, अगले साल कहते हैं वो इन्फ्लेशन 50% पे पहुंच सकती है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन अभी 20% से नीचे है ऑफिशियली। तो अगर आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त 30 to 50% के दरमियान इन्फ्लेशन का फिगर है। हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर पिछले कुछ सालों में गिरती जा रही है, प्रोडक्शन बेस उनकी ख़त्म हो गई है। ईरानियन करेंसी ने 90% अपनी वैल्यू लूज़ की है एक डेकेड के अंदर, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में। गवर्नमेंट्स के जो बॉन्ड्स इशू करते हैं गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल एंड, मतलब ऑफ कोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और डिफरेंट चीज़ों में लगाते हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, ना होने के बराबर है। लिटरेसी रेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर जो आप लोगों को नोटिस करना चाहिए, वो लिटरेसी रेट है। ईरान में कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले, लिटरेसी रेट वॉज अराउंड 65 to 70% इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। बट अब रिसेंटली वो लिटरेसी रेट 87% पे पहुँच गया। अनदर रीज़न कि ये प्रोटेस्ट इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं करेंगे। ईरान के अंदर जो 18% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहती है, और 60% कुछ हद तक इन पॉवर्टी के इश्यूज से दो चार है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी ईरान में डबल डिजिट्स के अंदर है, 13%। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 27% पे है। और यहाँ ये भी बहुत बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया में दो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यूथ बल्ज है। यूथ बल्ज का मतलब है द नंबर ऑफ़ यंग पीपल। ये एक एसेट भी है, एक लाइबिलिटी भी है।
ویسٹرن اکانومیز اس کو گرینگ اکانومیز انہیں کہتے ہیں. دے آر فیسنگ دس ایشو کہ وہاں لوگ زیادہ تر بوڑھے ہو رہے ہیں, اس لیے ڈیمانڈ کے اوپر فرق آتا ہے. ایران اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے, بٹ یہ چیز تبھی ایسٹ بنتی ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی اسٹیٹس ہیں, میں آپ کے ساتھ آرٹیکل نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. بٹ اس ایکسپلینر میں جو 2 پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کہ پروٹیسٹ تو پہلے بھی ہوئے ہیں, بٹ اس بار کے پروٹیسٹ ڈفرینٹ اس طرح ہیں کہ ان کی پروٹیسٹر کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے. دے وانٹ اے پولیٹیکل ٹرانزیشن, دے وانٹ اے رجیم چینج. اینڈ سیکنڈلی ان پروٹیسٹ کے پیچھے خالی یہی واقعہ نہیں ہے, یہ سب جو میں نے آپ کو اسٹیٹس بتائے ہیں یہ سب اس پروٹیسٹ کو بلڈ کر رہے ہیں, ایڈنگ فیول ٹو فائر جیسے کہتے ہیں, اس کا امپیٹس کر رہے ہیں. تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹس, اینڈ پلیز ونس اگین کائنڈلی go through all the articles in the description. It will help you in your essay, in your current affairs topic, and whatever is happening in Iran is very, very important these days. Thank you so much.